नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में हमने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को रिवाइज किया। ये इकोनॉमिक्स की थर्ड और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद में हमारे इकोनॉमिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के बाद हम पॉलिटी कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे देश में अभी 12 मेजर पोर्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 13th यानी 13वां मेजर पोर्ट स्टैब्लिश करेगी, इनायम, जो कि एक जगह है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जगह देख लीजिए। पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि 13th मेजर पोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। नीचे है इनायम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे 13th मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो गवर्नमेंट एक और पोर्ट भी बना रही है, लेकिन ये मेजर पोर्ट आप इसे नहीं कह सकते। सागर पोर्ट, सागर पोर्ट देखिए 12,000 करोड़ की लागत से ही बनाया जाएगा। सागर आइलैंड्स, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सागर आइलैंड, यहाँ पे पोर्ट बनाया जा रहा है। 12,000 करोड़ की लागत से ये पोर्ट बनेगा। आगे क्या है देखिए, जो जेएनपीटी पोर्ट है मुंबई के अंदर में, मुंबई के पास में ये पोर्ट है जेएनपीटी पोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ये देखिए जेएनपीटी पोर्ट है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब जैसे देखिए, आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक कैसे करते हैं, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जहां भी देखिए आपका पैकेज होता है, मान लीजिए देखिए ये 3 प्लेसेस हैं, ए, बी और सी। ए से कोरियर चला, वो बी पे पहुंचा, तो बी पे एक मशीन होगी, बी स्थान पे एक मशीन होगी जो कि आपके कोरियर के ऊपर लगे टैग को स्कैन करेगी। तो अब ऑनलाइन ये स्थान अंकित हो जाएगा कि अब आपका पैकेज बी पे पहुंच चुका है। फिर वो बी से सी पे जाएगा, तो सी पे फिर वही प्रोसेस दोहराई जाएगी। आपके पैकेज के ऊपर में एक टैग लगा होगा और सी में एक मशीन के द्वारा उस टैग को एक प्रकार से स्कैन किया जाएगा जो आपके पैकेज के ऊपर लगा होगा। इससे होता क्या है, ए, बी, सी यानी पूरी जो सप्लाई चेन है, जहां जहां पैकेज जाएगा वहां वहां जो आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स अपलोड होती जाएंगी, आप ट्रैक कर सकते हो पूरे पैकेज को। और वैसे ही होगा अब जेएनपीटी में, यानी जेएनपीटी में जो पोर्ट पे जो भी माल मंगाया जाता है या भेजा जाता है, उसको अब जनता यानी जो इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं उसको ट्रैक कर सकेंगे। और किसकी सहायता से, कल हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये कहां, कल हमने किस कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस किया था, याद कीजिए। एक एग्जांपल के साथ हमने समझा था कि मॉल के अंदर में जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के ऊपर में एक टैग लगा होता है। टैग लगा होता है तो उस कपड़े को जिसके ऊपर में टैग लगा होता है, हम मॉल से बाहर नहीं निकाल सकते। जब भी मॉल से बाहर निकालते हैं तो सायरन बजने लगता है। तो वो टेक्नोलॉजी, एग्जांपल के साथ समझा था, वो टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ गए? उसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जेएनपीटी में टैगिंग के लिए, ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पता लगा सके कि कहां अभी उनका सामान पहुंच गया है। आगे क्या है, ये देखिए है सागर पूर्वी। क्या है ये सागर पूर्वी? ये एक तरह का देखिए वेसल है। वेसल मतलब जहाज है। ये एक प्रकार से प्रोजेक्ट चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा में। उन्होंने ये जहाज एक स्पेशल मिशन पे लगाया है। क्या करेगा ये जहाज वेसल? देखिए ये क्या करेगा कि मैरीन पोल्यूशन कितना है, जहां पे भी ये जहाज जाएगा कितना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है और किन एक्टिविटीज़ के कारण में हुआ है, और कैसे कोरल रीफ की क्या कंडीशंस है, अगर कंडीशंस खराब है तो क्यों है। या फिर इसके अलावा जो सर्वे करेगा ये EEZ, यानी देश के कोस्ट के 200 माइल्स के दायरे में ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी मान लीजिए ये हमारा कोस्ट है, तो इसके 200 माइल्स के दायरे में ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर मान लीजिए अगर हमारे देश है तो हमारे देश पे पूरा हक है। मान लीजिए EEZ चाइना का है तो चाइना का पूरा हक है 200 माइल्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं उस पे। तो हर एक देश के लिए चीज़ एप्लीकेबल होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली। अब देखिए और भी एक चीज़ है, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीन एरिया मैनेजमेंट, यानी मैरीन एरिया को किस प्रकार से इंटीग्रेट और मैनेज किया जाए। यानी जो सागर पूर्वी जो जहाज है वो इन सभी एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा। ये प्रोजेक्ट चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। आगे क्या है, आगे देखिए सिविल एविएशन पॉलिसी है। वैसे तो सिविल एविएशन पॉलिसी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो मेंस के लिए हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टिकटों का ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बिके उसके लिए कुछ करना। ये सब चीज़ें प्रीलिम में इन पे क्वेश्चन नहीं बनते। प्रीलिम में किस पे क्वेश्चन बनते हैं? एक तो देखिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनना है, और अभी इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है, लेकिन टारगेट है 2022 तक तीसरा सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनना है। 5/20 का जो रूल है उसको स्क्रैप कर दिया गया है। क्या ये रूल था? देखिए पहले किसी भी एयरलाइंस को इंटरनेशनल विमान उड़ाने की अनुमति तब मिलती थी जब उसके 2 कंडीशंस को वो फुलफिल करते थे। उस कंडीशन का नाम था 5/20। कम से कम 5 मतलब कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डोमेस्टिकली जहाज उड़ाने का, और उसके बाद में कम से कम 20 विमान आपके पास में होने चाहिए। समझ गए? तो 2 कंडीशंस फुलफिल अगर कोई डोमेस्टिक एयरलाइंस करती थी, 5 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम
20 एरोप्लेन्स, तभी उसको जो एयरलाइंस है उसको अनुमति दी जाती थी कि आप विदेश में एक प्रकार से एरोप्लेन्स उड़ा सकते हो। समझ गए? आगे देखिए, तीसरा पॉइंट ये है ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी क्या होती है? देखिए, ये होती है कि आप दूसरे देशों के साथ में मान लीजिए हमारी यूके के साथ में ओपन स्काई पॉलिसी है, तो कितने भी एक प्रकार से कोई लिमिट नहीं होती, कितने जो एरोप्लेन्स हैं आ जा सकते हैं, जो ये सारी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं। तो अब देखिए, इस पॉलिसी में लिखा गया इस बात का कि ओपन स्काई पॉलिसी पे फोकस किया जाएगा, जो हमारे सार्क के देश हैं इनके साथ में भी, और दिल्ली से 5000 किलोमीटर के बाद में जो देश आते हैं उनके साथ में भी ये ओपन स्काई पॉलिसी पे फोकस किया जाएगा। अब देखिए, एक और स्कीम भी थी जिसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जो काफ़ी चर्चा में भी रही, जिसका नाम है उड़ान। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसमें तो आपको याद होगा कि आम नागरिकों के लिए टिकट्स को सस्ता किया गया था स्पेशल रूट्स पे गवर्नमेंट के द्वारा। एक प्रकार से 1 घंटे की फ्लाइट है तो उसका किराया 2500 से ऊपर नहीं हो सकता। निश्चित रूट्स के लिए ही स्कीम एप्लीकेबल थी, यानी निश्चित रूट्स पर एयरलाइंस को 5 एयरलाइंस का चुनाव किया गया था, उनको कुछ जो सीट्स हैं वो इस स्कीम के लिए रिजर्व करके रखनी पड़ती थी, जिसका किराया वो मान लीजिए 1 घंटे तक की फ्लाइट है तो उसको 2500 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते थे। और फंड कौन करेगा? उन एयरलाइंस को, यानी हमारे डोमेस्टिकली जितनी भी एयरलाइंस उड़ती हैं सक्सेसफुल रूट्स पे, जैसे मुंबई दिल्ली, मुंबई बेंगलोर, दिल्ली बेंगलोर, इन रूट्स पे जो सक्सेसफुल रूट्स पे जो फ्लाइट्स उड़ती हैं उन पे एक प्रकार से सेस लगाया जाएगा, लेवी लगाई जाएगी, और वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा उसको उड़ान स्कीम के लिए यूज किया जाएगा। तो यह स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड आगे देखिए, ये एयर सेवा पोर्टल, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी उन्होंने बनाई थी। देखिए, इन्होंने ये इसलिए स्टार्ट किया कि जो कस्टमर्स हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े एयरपोर्ट के ऊपर में। तो इस एप्लीकेशन में, इस पोर्टल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, या फिर प्रॉपर नेविगेशन, एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी, फ्लाइट्स के बारे में जानकारी, तो वो तमाम तरह की चीज़ें हैं इस पोर्टल के ऊपर में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको बनाया गया था 1995 में, और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। आगे देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन नेगोशिएशंस ICAN। देखिए, ये नेगोशिएशंस हुई थी विभिन्न देशों के बीच में, और नसाऊ एक जगह है, यहाँ पे नेगोशिएशंस हुई थी। देखिए, फ्लोरिडा US के पास में ये नसाऊ आइलैंड है, यहाँ पे नेगोशिएशंस हुई थी, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन से रिलेटेड नेगोशिएशंस थी, जैसे ओपन स्काई पॉलिसी, या फिर ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड नेगोशिएशंस के एयरपोर्ट्स पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं कितनी होनी चाहिए, कैसे दूसरे देश कैसे सहायता प्रोवाइड करेंगे फ्लाइट उतारने में, तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ों पर नेगोशिएशंस की गई थी। बस जगह याद रखिएगा, नसाऊ। आगे देखिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। देखिए, ये पॉलिसी है ये पॉलिसी है जो कि एक प्रकार से इसको ड्राफ्ट लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। क्या है ये पॉलिसी? देखिए, जैसे कई बड़े शहरों होते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो पे सेंटर्ड अगर डेवलपमेंट आएगी, मान लीजिए देखिए ये प्लेस है ए से बी मान लीजिए मेट्रो लाइन अभी बिछाई जा रही है, तो अब देखिए ये मॉडल ये बताता है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी की जो प्रमुख जो एक प्रकार से ट्रांजिट कॉरिडोर है, डेवलपमेंट उसके आसपास आए। मान लीजिए यहाँ पे लाइन बिछाई जा रही है तो यहाँ पे बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं या फिर मार्केट डेवलप की जाए, यानी जो पूरा मॉडल होना चाहिए वो जो कॉरिडोर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो कॉरिडोर्स होते हैं, चाहे मेट्रो हो या फिर बस कॉरिडोर हो, उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट आनी चाहिए। क्योंकि देखिए इनको भी फायदा होगा, अगर इस कॉरिडोर के आसपास घर बनेंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे तो इनको अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ये कारें नहीं खरीदेंगे, समझ गए। मार्केट भी डेवलप होगी तो अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है तो मार्केट में आने के लिए कार की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिट, जहां पे ट्रांजिट अच्छा हो उसके आसपास चीजें डेवलप होनी चाहिए, उसके आसपास घर बनाने चाहिए, उसके आसपास मार्केट बनानी चाहिए, ताकि जो एक प्रकार से नए अपने व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे लोग। बस यही है। आगे देखिए प्रोजेक्ट दिशा। प्रोजेक्ट दिशा क्या है? प्रोजेक्ट दिशा ये है कि देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सोशल मीडिया का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप पे एक प्रकार से डिफरेंट एयरपोर्ट्स को डायरेक्टिव दिया जाएंगे कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज़ पर, और खास करके सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी पर फोकस किया जाएगा। जैसे सेम वही बात जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट्स के ऊपर में, नेविगेशन अच्छा हो, और बेस्ट और अफोर्डेबल फूड एंड बेवरेजेस। कितना महंगा खाना मिलता है एयरपोर्ट्स पे, 200 रुपये का एक समोसा। तो इसी चीज़ के लिए है प्रोजेक्ट दिशा, भी इसी चीज़ के लिए है, और जो पहले हमने डिस्कस करी थी एप्लीकेशन वो भी एयर सेवा पोर्टल, वो भी इसी चीज़ के लिए थी।
आगे देखिए जो एक नया प्रोजेक्ट सरकार चला रही है जिसका नाम है ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा क्या है ये? देखिए ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में जो सीएनजी पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी या फिर पाइप नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ये 2 जगह हैं, यहाँ पे 2 जगह कौन कौन सी है ये देखिए, जगदीशपुर से हल्दिया और बोकारो से धामरा। जगह याद रखिएगा, जगह इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर से हल्दिया और बोकारो से धामरा, इन दोनों के बीच में ये पाइपलाइंस बिछाई जाएगी। 800 किलोमीटर की ये पाइपलाइन, 50,000 घर तक पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शंस पहुंचाए जाएंगे। 1000 करोड़ का निवेश होगा इसमें, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और 20,000, ये तो खामखा की डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह याद रखिएगा मेनली, और किलोमीटर भी याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इतनी जरूरी नहीं है। आगे देखिए ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो इस पे देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रीब्यूशन की बात करें कि हमारे देश में आज कौन से सेक्टर में कितने % इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो थर्मल सेक्टर जिसमें कोल सबसे मेन है उसमें 69.3% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और 69.3% में से अकेले कोल में ही 60.8% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम करते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यानी रिवर के ऊपर में जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे हम 14% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1.9% और रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14.9%। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी सरपास कर गया है थर्मल को। पहले हमेशा जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमेशा जो इनका कंबाइंड परसेंटेज था वो पीछे रहता था थर्मल से। अब देखिए रिन्यूएबल का हो गया है 14.9% और इसका हाइड्रो का हो गया है 14.0%। सॉरी मैंने थर्मल बोल दिया था पहले, मतलब हमेशा कंपटीशन रहता था हाइड्रो और रिन्यूएबल के बीच में। हाइड्रो की हमेशा जीत होती थी, मतलब पहली बार जीत हुई है रिन्यूएबल की। अब रिन्यूएबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया है हाइड्रो से। हाइड्रो का सिर्फ 14.0% है, रिन्यूएबल का 14.9% है, बस इतना याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। तो क्या करती है ये एजेंसी? ये एजेंसी देखिए काफी सारे सोलर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं। तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आगे है ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स है देखिए, इस इंडेक्स में इंडिया को 4था स्थान मिला है जो कि जारी किया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ये देखता है कि विंड एनर्जी में कौन से देश का कौन सा स्थान है। तो इंडिया को 4था स्थान इसमें मिला है। पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे यूएस आता है, तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पे हमारा भारत देश। आगे है पावर मिनिस्ट्री ने देखिए गर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, पहले ही कर दिया था, अब इसके पार्ट 2 को लॉन्च किया है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। देखिए ये एप्लीकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के डेटा को शेयर करती है कि कहाँ पे कितनी बिजली पहुंच गई है। तो गर्व की जो पहला पार्ट रिलीज किया गया था वो सिर्फ 18,452 अनइलेक्ट्रीफाइड गांव के लिए लॉन्च किया गया था। अब इसे सभी गांवों के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तो ये बताएगा कि कहाँ पे बिजली पहुंच गई है और रियल टाइम डेटा शेयर करेगा सभी विलेजेस के बारे में। आगे है तरंग। तरंग ये भी एक प्रकार से पावर मिनिस्ट्री के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ग्रोथ। ये देखिए एक प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है उससे रिलेटेड डेटा को ट्रैक करता है और शेयर करता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, और एक प्रकार से ये भी बताता है कि कहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जानी बाकी हैं, दूसरे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि उनकी बीडिंग की जा सके, प्राइवेट प्लेयर्स बोली लगा सकें उसके, अगर वो इंटरेस्टेड हैं ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने में, दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके बोली लगा सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन इसके सब पार्ट्स हैं, ई ट्रांस और डीप। तो इनसे भी एक प्रकार से बोली लगाई जाएगी, ई ट्रांस और डीप। आगे देखिए ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान क्या है ये। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे खामखा के पॉइंट्स हैं मेंस के लिए, प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए ये ड्राफ्ट जारी किया है सरकार ने, इलेक्ट्रिसिटी प्लान जारी किया है। इसमें सरकार ने कहा कि 2017 से लेकर 22 तक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो गैस से होगी 4,340 मेगावाट, हाइड्रो से होगी वो होगी 15,330 मेगावाट, न्यूक्लियर से होगी 2,800 मेगावाट और रिन्यूएबल से सबसे ज़्यादा 1,15,326 मेगावाट। क्योंकि आपको याद होगा देखिए 2022 तक तो हमें काफ़ी सारी स्कीम्स भी तो ख़त्म करनी है ना। जैसे 2022 तक एक जो नेशनल सोलर मिशन कंप्लीट करना है, 100 एक प्रकार से गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है सोलर मिशन से। तो इसीलिए 1,15,326 का टारगेट हमारा रिन्यूएबल से है। उसके बाद में 2022 से लेकर 27 तक जो ज़्यादा फोकस दिया जाएगा वो हाइड्रो पे दिया जाएगा और न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स पे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडेक्स जारी करती है जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
काइंड ऑफ रिपोर्ट है, इंडेक्स भी आप इसे कह सकते हैं। नाम है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया को इसमें 60वां स्थान मिला है। इवन देखिए 79 कंट्रीज थे और 60वां स्थान इंडिया को मिला है। लिथुआनिया जो देश है उसने टॉप किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कितनी है किसी देश में, उसके लिए 12, उसके एक प्रकार से मेजर करने के लिए 12 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है और 3 पिलर्स पे बेस्ड ये पूरा इंडेक्स है। जो इंडेक्स का नाम है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 3 ही पिलर्स पे बेस्ड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंडेक्स का नाम याद रखिएगा और किसके द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस ये जो कितना स्थान मिला, ये तो देखिए अब इतने सारे इंडेक्स हैं, 25-26 क्या 40-50 होंगे, तो सबका इंडिया को कौन सी रैंक मिली वो यूपीएससी नहीं पूछेगी। कौन जारी करती है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। आगे है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये एक प्रकार से कनेक्टिविटी देखता है इंटरनेट की, और इसमें भी इंडिया को देखिए 91वां स्थान मिला है और ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एक तरह से। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया को 39वां स्थान मिला है और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और चाइना के बाद में इंडिया एक प्रकार से, अगर ब्रिक्स की बात करें तो चाइना के बाद में इंडिया सेकंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री है। आगे क्या है, आगे है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। तो इन्होंने अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2016 जारी करी, और जो इस बार का एक प्रकार से देखिए क्या है उसके अंदर में वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, लेकिन जो देखिए एक और रिपोर्ट भी जारी करती है जो यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो एक तो हुई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और दूसरी है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, दोनों याद रखिएगा। आगे एक और जो इंडेक्स जारी किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश में लॉजिस्टिक कैरी आउट करना यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, सामान एक स्थान से दूसरा भेजना या मंगाना कितना आसान या मुश्किल है। तो उन चीज़ों के लिए ये वर्ल्ड बैंक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए ये एक ड्राफ्ट मॉडल पेश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर में। पहले जो एक मॉडल ला एक प्रकार से बनाया था गवर्नमेंट ने वो 2003 में बनाया था एपीएमसी के ऊपर में, तो उसको एक प्रकार से एबोलिश करके अब सरकार नया मॉडल ला बनाया है 2017 का ड्राफ्ट मॉडल लॉ ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। वैसे तो देखिए जो ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो ये तो स्टेट की मर्जी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कानून को अपनाए या ना अपनाए, और वैसे इसमें इंटरस्टेट ट्रेड पे फोकस किया गया है ताकि फार्मर्स कहीं भी अपनी फसल बेच सके। और जैसे ग्रेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है किसानों का, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनसे ज़्यादा फीस ना वसूली जाए, तो एक प्रकार से जो फीस वसूली जाती है किसानों से उस पर कैप लगाया जाएगा, एक लिमिट लगाई जाएगी। सारी पावर्स होंगी जो इस एक्ट के अंदर में वो होंगी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन द स्टेट के अंदर में, समझ गए। आगे देखिए एक पावर ट्रिक्स इंडिया, क्या है ये, देखिए ये पावर ट्रिक्स इंडिया जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है पावर लूम सेक्टर के लिए। पावर लूम सेक्टर, लूम होता है देखिए करगा, करगा मतलब यहाँ पे देखिए करगे की सहायता से देखिए कपड़े बनाए जाते हैं, ये देखिए करगे की सहायता से कपड़े बनाए जाते हैं। तो हैंडलूम होता है जब हाथ की सहायता से कपड़े बनाए जाते हैं, पावर लूम मतलब पावर की सहायता से कपड़े बनाए जाते हैं यानी मशीन की सहायता से, ये पावर लूम है जैसे मशीन की सहायता से कपड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए पावर लूम सेक्टर की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए ये पावर ट्रिक्स इंडिया स्कीम लॉन्च की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और देखिए कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, ये देखिए नीचे इन सीटू अपग्रेडेशन स्कीम, और ये यहाँ पे है यान बैंक स्कीम, और काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम फॉर पावर लूम वीवर्स और सोलर एनर्जी स्कीम फॉर पावर लूम्स। तो सारी स्कीम्स को मिला के ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाई है पावर ट्रैक्स इंडिया, कपड़ों के लिए है, पावर लूम सेक्टर के लिए है, याद रखिएगा। आगे है रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑफ इंडिया तो मैंने जोड़ दिया सॉरी। देखिए पहले तो ये दो कमेटी याद रखिएगा रेलवे के ऊपर में आई है, राकेश मोहन एक्सपर्ट ग्रुप एंड विवेक देब्रोय कमेटी। दोनों ने रेकमेंड किया था कि एक रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया जाए। अभी देखिए रेलवे के लिए जो किराया डिसाइड होता है उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, काफ़ी सस्ता किराया होता है रेलवे का, लेकिन इससे रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। अभी भी देखिए 5 या 10 रुपये में हम काफ़ी एक प्रकार से दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं।
हालांकि देखिए गरीब यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी ट्रेन जो हैं गरीब यात्री जहाँ पे यात्रा करते हैं उनको छोड़ दें तो बाकी भी जगह तो देखें तो किराए में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं। तो एक प्रकार से रैशनैलिटी यूज हो किराए को डिसाइड करने में, उसके लिए ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी काम करेगी, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर्स होंगे जिनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की सहायता से। मेंबर्स होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, डीओपीटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक दूसरी रेगुलेटरी बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको नोटिफाई करेगी, ताकि वो भी एक प्रकार से मेंबर बने इस कमेटी के, जो डिसाइड करेंगे कि रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होंगे और मेंबर्स कौन होंगे। अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए होगी? देखो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि किराए को रैशनली डिसाइड करेंगे, और एक प्रकार से अभी देखिए रेलवे काफ़ी सारे दूसरे ऑपरेशंस भी चलाती है जैसे हॉस्पिटल्स, और वो वहाँ पे रेलवेज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं होती तो इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो एक प्रकार से जो ये भी डिसाइड करे कि सोशल सर्विस के जो प्रति ऑब्लिगेशंस हैं वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कहाँ कहाँ जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं रेलवे ने किन किन को बंद किया जाए, तो वो सब चीज़ों पर भी डिसाइड करेगी ये रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड करेगी, एक प्रकार से अगर कोई डिस्प्यूट है उसको भी रिजोल्व करेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी देखेगी रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब एक और देखिए, एक इंडियन रेलवेज ने एक ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी लेके आई है। इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेडिकेटेड ट्रेन सर्विसेज, मतलब कि रेलवेज टूरिस्ट एक प्रकार से टूरिज्म फोकस्ड ट्रेन चलाएगी डेडिकेटेड रूप से। उसके अलावा देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, दूसरे जो सेवरल सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको भी इंटीग्रेट करेगी रेलवे इस पूरे मॉडल के अंदर में। जैसे देखिए आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी अब एक तरह से कैटरिंग प्रोवाइड करती है, तो आईआरसीटीसी का ही यूज किया जाएगा, सहायता ली जाएगी ताकि वो टूरिस्ट के लिए एक प्रकार से होटल भी बुक कर दे। साइट सीइंग, यानी किसी स्थान पे पहुंचने के बाद में अगर एक प्रकार से नज़दीक जाके अगर कोई मान लीजिए आगरा में ताजमहल देखना है तो वो चीज़ भी आईआरसीटीसी अरेंज करके दे दे टूरिस्ट के लिए। तो ऐसे एक प्रकार से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंटीग्रेट करे इस पूरे सेक्टर के अंदर में। और ऐसा भी कर सकती है रेलवे इस पॉलिसी के अंदर में कह रही है कि कुछ कोच हैं जो कुछ डिब्बों के लिए स्पेशली टूरिस्ट के लिए आरक्षित किया जाए। भारत दर्शन ट्रेन्स भी चलाई जाए, एक प्रकार से आम व्यक्तियों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी आस्था सर्किट ट्रेन्स वो चलाएंगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे वो तीर्थ ट्रेन्स भी चला सकती हैं। अगर मान लीजिए बाहर देश से, इंटरनेशनल कंट्री से कोई टूरिस्ट हमारे देश में आना चाहते हैं तो 1 साल पहले तक ही वो टिकट बुक करा लें। मतलब अभी तो देखिए हम टिकट बुक करते हैं तो कुछ टाइम होता है, शायद 3 महीने 4 महीने, अभी फिलहाल मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन जो बाहर से आना चाहते हैं हमारे देश में उनके लिए टाइम बढ़ा के 1 साल होना चाहिए। मान लीजिए 1 साल पहले ही वो टिकट बुक करा सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो ये है ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवेज। अब देखिए ये है एफआरबीएम रिव्यू कमेटी। एफआरबीएम कमेटी जो थी ये एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इसमें क्या था, देखिए इसमें इन्होंने कहा था अपनी रिकमेंडेशन में एफआरबीएम एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन होने चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए 60% डेट होना चाहिए 2022-23 तक। अभी 70% के आसपास है जो हमारे देश पे डेट टू जीडीपी रेशियो है, और उसमें से देखिए 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए। और फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 2023 तक सिर्फ फिजिकल डेफिसिट 2.5% होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट 2023 तक सिर्फ 0.80% होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि एफआरबीएम एक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो कुछ एमरजेंसीज में, जैसे कि अगर नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आती है, कोई एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो, या फिर पूरा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कोलैप्स हो जाता है, तो इन कारणों में आप एफआरबीएम एक्ट को अवॉइड कर सकते हो, यानी इन रूल्स को आप अवॉइड कर सकते हो। आगे देखिए टेक्नो टैक्स 2017। क्या है ये टेक्नो टैक्स? टैक्स जहां भी देखिए, वैसे पहले पावर टैक्स आया था तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड था, ये भी टैक्स है यहाँ पे, तो ये भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। मुंबई में आयोजित किया गया था, ये थीम थी टेक्निकल टेक्सटाइल्स टुवर्ड्स फ्यूचर। तो इस एक प्रकार से सम्मेलन में जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है उन पे फोकस किया गया था। ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फिकी द्वारा मिलके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये कहते हैं कि देखिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है वो एक प्रकार से सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर क्या होता है? सनराइज सेक्टर ये होता है कि देखिए काफ़ी तेजी से जो ग्रो कर रहा है और जिसके पोटेंशियल को अभी तक रीप नहीं किया गया है। याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात हो रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो टेक्सटाइल देखिए, एक तो वैसे कपड़े होते हैं जो हम सजावट के लिए पहनते हैं,
अच्छे अच्छे मान लीजिए कपड़े पहन लीजिए, आप फैशन कर लीजिए पूरा, वो कपड़े सजावट के लिए होते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल से मतलब वो है, मान लीजिए हम सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, सिंपल सी स्वेटर पहन ली हमने, कोई सजावट नहीं है, तो वो एक प्रकार से टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। कहीं और जा रहे हैं, खुले कपड़े, पतले कपड़े जहां गर्मी ज़्यादा लगती है, तो बिना सजावट के कपड़े। मकसद ये नहीं है कि सजावट करना, मकसद ये है कि जूट के हिसाब से, टेक्निकल जूट के हिसाब से जो ये सेक्टर है उसको कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। आगे है स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ये 2016-17 एक साल के लिए स्कीम चलाई थी, अब सरकार ने इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये स्कीम्स, देखिए जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक प्रकार से आईपीआर के बारे में नॉलेज देना, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताना, किस प्रकार से आप पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हो, किस प्रकार से आपको इनका हनन नहीं करना है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बताती है स्कीम। गवर्नमेंट कुछ इंक्यूबेटर्स पहले से डिसाइड करके रखता है जो कि नए स्टार्टअप्स की सहायता करता है। तो देखिए जो भी कोई आपको आईपीआर वगैरह की चीज़ें रजिस्टर करनी हो तो वो होती हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन के अंतर्गत। चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है, डीआईपीपी के अंदर में ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। एक ये है देखिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017, ये गवर्नमेंट ने जारी किया था, और ये आता है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत, जो कि आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। एक डीआईपीपी और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान जारी किया था। इसमें इन्होंने 405 रिकमेंडेशंस दी थी 12 सेक्टर के अंदर में कि ऐसे बिजनेस को इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को माने तो वहाँ पे बिजनेस सेक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है। तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी 12 सेक्टर्स में, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड अवेलेबिलिटी, अलॉटमेंट, 2 नए सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी। आगे है ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो इसमें देखिए इंडिया को 8वां स्थान मिला, जारी किया जाता है एटी केनरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। 2016-17 के बजट में सरकार ने स्कीम चलाई थी। क्या करते हैं, देखिए इस स्कीम में सरकार उन एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करती है जो एक प्रकार से रोजगार पैदा करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ए, वो नया नया अपने इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और काफ़ी लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, तो सरकार इसको इंसेंटिवाइज करेंगे, इनको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाएंगे। सरकार खुश है, सरकार को अच्छा लगा कि आपने नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, तो सरकार कहती है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हम आपको सब्सिडी देंगे। तो कहाँ पे सब्सिडी देंगे, अब देखिए एम्प्लॉयर को जो ईपीएस होता है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय के लिए थोड़ा पैसा रखना पड़ता है। अब सरकार कहती है कि जो ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर, उसका 8.33% हम कर देंगे, समझ गए। तो ईपीएस में जो एम्प्लॉयर्स को पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, उसमें 8.33% पैसा गवर्नमेंट दे देगी। तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, एम्प्लॉयर्स को एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। आगे है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ज़्यादातर जो हमने देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी होते हैं। तो इंडिया को इसमें 40वां स्थान मिला, और बस यही है, और ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आगे क्या है, आगे देखिए एक ये मेमोरेंडम साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी ने, जो कि एक इसरो की विंग है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो भी एसेट बनाई गई है, मान लीजिए कुछ लैब टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, उनको एक प्रकार से उनकी जियो टैगिंग कर दी जाए। जियो टैगिंग क्या होती है, देखिए मैप के ऊपर में एक प्रकार से पिक्चर्स ऐड कर देना। मान लीजिए ये प्लेस है, मान लीजिए ये राजेंद्र नगर है, तो मैप अब जब आप देखोगे तो राजेंद्र नगर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस लोकेशन पे वाजीराम की फोटो लगेगी आपको। यहाँ पे आगे जाओगे तो एक्सिस बैंक में अनिल भैया चाय वाला दिखेगा। तो इस तरह से मैपिंग की जाती है, जियो टैगिंग की जाती है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में जो भी लैब होगी उसकी मैप पे फोटो दिखेगी उस प्रॉपर स्थान पे, ताकि किसान को पता लग सके कि कौन कौन सी एसेट कहाँ पर है, ताकि किसान उसका फायदा उठा सकें। जियो टैगिंग, समझ गए। जियो टैगिंग का मतलब यही होता है कि मैप पे स्पेसिफिक लोकेशंस पे पिक्चर ऐड करना। पिक्चर सिर्फ पिक्चर नहीं, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, यानी कहने का मतलब है मल्टीमीडिया ऐड करना। ये देखिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। अभी देखिए जो पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 1 और 16 तारीख को चेंज होते हैं, लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया कि 5 सिटीज़ में पायलट बेसिस पे सरकार देखेगी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में डेली की डेली चेंज किया जाएगा। बजाय इसको 1 और 16 तारीख को चेंज करने के इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डेली की डेली चेंज किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले 5 शहरों में ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के
पुडुचेरी में और विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे उदयपुर राजस्थान में है, जमशेदपुर झारखंड में है और चंडीगढ़ में। तो 5 शहरों में ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। आगे देखिए, ये एक जल विकास प्रोजेक्ट है। ये जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, जो वाराणसी से लेकर हल्दिया तक, वहाँ पे सरकार ये प्रोजेक्ट बना रही है, जल मार्ग विकास। इसमें देखिए, इस 1500 टन वेसल्स जो हैं वो कॉमर्शियल नेविगेशन होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर में। मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जाएंगे 3 जगह पे, इस पूरे वाटरवे के अंदर में 3 जगह पे। कौन कौन सी? वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया, 3 स्थानों पे मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल्स का टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पे हब एंड स्पोक हो, कि बड़े बड़े सेंटर्स बनाए जाएंगे और सामान की आवाजाही यहाँ से हो सकेगी। एक प्रकार से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ये मॉडल बनाए जाएंगे ताकि जो आसपास के एरिया में कनेक्टिविटी जोड़ी जा सके इस वाटरवे की। और देखिए, साहिबगंज में तो एक ऐसा टर्मिनल बनाया जाएगा जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करेगा कोल की, तो पावर प्लांट्स में, और डिसिल्टेशन भी होगी रिवर की। आगे देखिए, कई बार आप सुनते हो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से लीगल एंटिटी होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे कि किसान हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, मछुआरे हैं, वीवर्स हैं, आर्टिशन है, क्राफ्ट्समैन है। जो ज़्यादा चर्चा में रहती है वो रहती है FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर, एक प्रकार से जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही है। और उसके बाद में देखिए, ये रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे, कंपनी के तौर पे, किसी भी तरह अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। किस लिए बनती हैं ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, मिल के काम करते हैं। जैसे अपने इंटरेस्ट अगर मिल के काम करेंगे तो इनके इंटरेस्ट अच्छे से सर्व होते हैं। जैसे डेयरी का एग्जांपल ले लीजिए, जो अमूल का जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें फार्मर्स मिल के काम करते हैं। फार्मर्स की छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर वो आगे जाके दूध को आगे प्लांट में एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो पूरा अमूल का कंसेप्ट इस प्रकार से काम करता है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिल के काम करते हैं ताकि इनके इंटरेस्ट हैं वो अच्छे से सर्व हो सकें। आगे है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये देखिए, जो इंडेक्स जारी किया जाता है एसेंचर कंपनी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। और ये एक प्रकार से एनर्जी के फ्यूचर को शेप करने के लिए है। कुछ नहीं, खामखा की बातें हैं, बस नाम याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। 3 कोर डायमेंशंस है इस पे: एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें देखिए 87वां स्थान मिला हमको ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर के अंदर में। तो ख़त्म हो गए, मुबारक हो। सारे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुए। ठीक है, कल पॉलिटी वाइज करेंगे। थैंक यू।